हेलो स्टूडेंट्स, सीजीपी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए 2026 के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, स्ट्रेटजी की कैसे प्रिपेयर करना है, फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, किस टाइप से आपको प्लान बनाना है अपना इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर 26। एक बार कंफर्म कर दीजिए इफ स्क्रीन इज विजिबल एंड एम ऑडिबल। मेंस का रिजल्ट देखो इस वीक में आ जाना चाहिए। इस वीक में नहीं, सॉरी, मतलब नेक्स्ट 10-15 दिन में आ जाना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, हमारा कंप्लीट कोर्स है एक नाबार्ड ग्रेड 2026 CGV 25 कूपन कोड लगा सकते हैं आप। अगर आप बंडल में खरीद रहे हैं, इफ़ यू आर परचेजिंग इन बंडल, RBI का है या नाबार्ड का कॉम्बो खरीद रहे हैं, तो एक्सएमएस 40 कूपन लगा सकते हैं। ठीक है। और इंडिविजुअल कोर्सेज भी है। अगर आपको ESI ARD, सिर्फ ESI ARD चाहिए, फेज़ 1 फेज़ का कंप्लीट कंटेंट नहीं चाहिए, तो इसमें GA भी इंक्लूड रहता है, डिसीजन मेकिंग के नोट्स भी रहते हैं, तो ये भी आप CGB 25 कूपन लगा सकते हैं। फिर आता है, हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें फोकस करना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, मैं लास्ट में लूँगा जो भी क्वेश्चंस होंगे। देखो, पुराने वीडियोस तो रहेंगे ही, नया लाइव कोर्स आएगा, नए लाइव लेक्चर्स रहेंगे, तो वो भी रहेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वांट की। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, IBPS क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस जनरली दे आज, तो आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के जो भी बैंकिंग एग्जाम के पैटर्न हैं, क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है या पहले दिया भी है अगर बैंकिंग एग्जाम्स, तो आपको आइडिया होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो यू कैन इजीली लर्न। और ये ना क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, कट ऑफ बहुत ही, सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम जाती है, सेक्शनल कट ऑफ वेरी लेस, सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो इसमें कोई इशू नहीं आता है। ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज भी बेसिक, आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, हम एक PDF देते हैं तो उससे पढ़ लोगे, या NCERT वगैरह CBSE की भी कुछ कंप्यूटर की बुक होती है तो वो भी पढ़ लोगे, वहाँ से हो जाता है। ये भी बहुत ही बेसिक सा आता है। ठीक है, ये सब पढ़ना होता है मेनली। करंट डेवलपमेंट्स भी पढ़नी होती हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सिंपल जो डेली यूज के हैं, और कंप्यूटर के बारे में पूरी हिस्ट्री थोड़ी सी, और कंप्यूटर के शॉर्टकट्स क्या होते हैं, इंटरनेट के बारे में। आजकल AI आ रहा है, तो AI टूल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जैसे पूछे जा सकते हैं। MS ऑफिस, इंटरनेट ब्राउजर, सोशल मीडिया से रिलेटेड ये सब पे क्वेश्चन आते हैं। मतलब बेसिक आप वर्किंग जो होती है, आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहते हैं, और क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, तो बेसिक भी पढ़ा है आपने, अब आप कर सकते हैं। फिर आता है, ये आपने कहीं से भी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है, मतलब कहीं से भी IBPS के क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस, क्वांट रीजनिंग या वीडियोस देखोगे, नॉर्मली हमारे कोर्स में भी इंक्लूड रहता है, या खुद से भी कहीं से भी पढ़ लोगे तो इट इज़ डूएबल। कट ऑफ निकालनी होती है और इजी लेवल का ही क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर नॉलेज में थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है, बेसिक्स जो है कंप्यूटर के डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, जो भी आप रूटीन वर्क करते हैं, जैसे MS ऑफिस हो गया, इंटरनेट हो गया, तो इससे थोड़ा एक्सेल हो गया, तो इससे थोड़ा सा इन डेप्थ भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी नहीं होते। हाँ, बट ये है कि कट ऑफ निकालने के लिए काफ़ी रहता है। अगर आपने पढ़ा है या पहले काम किया है कंप्यूटर पे, तो आप कर सकते हो। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक नया टॉपिक होगा जो भी सबके लिए, बट थ्योरी पार्ट है, सिलेबस का फिक्स सा ही है। ये सब टॉपिक्स आप कर लोगे तो कट ऑफ निकालने के लिए 2 या 1 नंबर कट ऑफ जाता है हर साल। सेक्शनल कट ऑफ यू कैन इजिली क्लियर। IRD का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, स्टेप्स इन डिसीजन, ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स लाइक PERT, CPM, इनसे रिलेटेड मॉडल्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ओवरऑल एक डिसीजन मेकिंग को हम कह सकते हैं, अगर आपने बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है, मैनेजमेंट पढ़ा है, तो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे रेगुलेटरी बॉडी में RBI की तैयारी की है, IFSC, वहाँ मैनेजमेंट पढ़ा है, तो मैनेजमेंट से
मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं डिसीजन मेकिंग में, कुछ ये मॉडल्स होते हैं, ये पढ़ने होते हैं आपको, तो आप कर लोगे इसको, ठीक है। फिर आता है जनरल अवेयरनेस। फिर देखो पैटर्न आपको पता ही है, फेज 1 का पैटर्न क्या होता है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, ये होता है क्वालिफाइंग। फिर आता है आपका जीए, ईएसआई, एआरडी, ये 20 क्वेश्चन आते हैं, ये 40 इसमें ये रहता है। ये ब्रेकअप रहता है क्वेश्चंस का, और आपका ये मेरिट सेक्शन को डिसाइड करता है आपके सिलेक्शन को। जीए, ईएसआई, एआरडी, आपने यहाँ पे कट ऑफ निकालना है, सेक्शनल इन सेक्शंस में कम जाता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हैं। जीए, ईएसआई, एआरडी है, ये आपका सिलेक्शन नेक्स्ट राउंड के लिए डिसाइड करता है। तो जीए जो आपको लास्ट 2 मंथ के न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, जिसमें आपको फाइनेंस वाला, बैंकिंग वाला भी सीए पढ़ना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। वैसे रेगुलेटरी बॉडी न्यूज़ कहते हैं जो फाइनेंस आरबीआई से भी की न्यूज़ हैं, वो लास्ट 3-4 मंथ की पढ़नी होती है। लास्ट 2 मंथ का न्यूज़पेपर सीए पढ़ लो, दैट इज एनफ, ठीक है। जो नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, प्लस में रेगुलेटरी बैंकिंग न्यूज़ को आपको अच्छे से फोकस करना है इसके लिए। देखो बाकी सबकी जो क्वेश्चंस है मैं लास्ट में आंसर करूंगा भी। फिर आता है हमारा, जैसे एआरडी का अगर हम 5 इयर्स का एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं स्टेटिक से आते हैं, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा आपका गवर्नमेंट स्कीम्स और करंट अफेयर से रहे हैं, ठीक है। तो आपको स्टेटिक भी पढ़ना है, प्लस करंट पे भी फोकस करना है। और स्टेटिक में आप सिलेक्टिव पार्ट को भी लेके चल सकते हैं, अगर आपको वीक लग रहा है कि सारा नहीं कर सकते, बट एक बार जो कंटेंट हमने देखो काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है, अगर आप कंप्लीट कंटेंट भी पढ़ के चले जाएंगे, जितना है बहुत ही क्रिस्प नोट है, उतना एनफ होता है एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। जो आपका ईएसआई है, ईएसआई में देखोगे 30+ मार्क्स से ही हर बार स्कीम्स और रिपोर्ट्स करंट अफेयर से क्वेश्चंस आए हैं, स्टेटिक से बहुत कम आया है हर साल, यही पैटर्न रहा है लगभग हर साल। और 20 क्वेश्चन जो जीए के आते हैं वो आपके करंट से ओरिएंटेड ही रहते हैं मोस्टली। अगर हम अब बात करते हैं एआरडी में, जैसे एग्रोनॉमी, क्रॉपिंग पैटर्न, सीड साइंस रिलेटेड, एग्रोक्लाइमेट जोन्स, सोइल वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, तो इनसे जो है वेटेज है वो सबसे ज़्यादा इनका स्टेटिक का रहता है। अगर इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से कर लिया, इफ़ यू आर एबल टू डू दीज टॉपिक्स, maximum weightage will be there from these 5 topics, and apart from that, government schemes in ESI, ARD both, that is very important because 30+ marks are from the schemes current. If you will do like 30 questions from the 30+ from the schemes, 20+ from the GA, ESI current part, if we consider schemes plus current, that is 30+, GA and ARD current part, current plus schemes, that is also 10+. So 60 marks are linked to the schemes plus current part only, 60 marks. And if you will do selective topics of the ARD, 20 marks you can easily score from there, 20 questions you can attempt. So 60 plus 20, 80 marks you can easily cover by studying the less part. But if you want to get in the final, you want to be safer side, I will advise you study the complete syllabus of the ARD static, because you have enough time. Exam will be generally being conducted in the second half of the year. तो मोस्टली जो है सेकेंड हाफ में होता है एग्जाम, साल के सेकेंड हाफ में, जून जुलाई के बाद ही होता है स्पेसिफिकली नाबार्ड का एग्जाम। फिर हम बात करते हैं फेज 2 ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे देखेंगे तो स्कीम्स का काफ़ी अच्छा, स्कीम्स और करंट का अगर 30+ लगभग रहा है हर साल, लगभग एक साल ही छोड़ दें तो बाकी हर साल 30+ आपका करंट प्लस स्कीम्स से क्वेश्चंस पूछे गए। करंट प्लस स्कीम्स दे आर आस्किंग मोर even in the phase 2, current affair plus schemes. Agri static you can see that very less this year,
20 marks. So agri static also we cannot ignore. If in some years they have asked less, but we cannot ignore. So you have to study the static part. And descriptive question, you can see that they are directly asking from the topics, not from here and there. और बहुत सारी जगह आप देखोगे कि आपको क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस कराए जाते हैं, कुछ टेलीग्राम्स वगैरह में देखा है मैंने, तो टेलीग्राम कुछ कोर्स रन कर रहे होते हैं, उसमें बहुत ही डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। वैसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ये क्लियरली आपने देखा होगा, पीवाईक्यूज भी अवेलेबल हैं, आपने देखा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईएसआई में क्या पढ़ना है। ईएसआई में पढ़ने की बात करते हैं तो ईएसआई में ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एसएनएसओ, जीडीपी कैलकुलेशन मेथड्स हैं, 5 ईयर्स प्लान, नीति आयोग के इनिशिएटिव्स, जो भी है नीति आयोग के इनिशिएटिव्स जो भी करंट में है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, आईआईपी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नंबर फॉर एग्रीकल्चर, रूरल लेबर और इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन, पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटीज, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक इंडिकेटर, एससीसी 2011। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना, क्योंकि कई बार हो सकता है स्टैटिक से क्वेश्चन आ जाए। फिर आपका आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, पीएसएल, केसीसी, पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, किसान क्रेडिट कार्ड, इंटर सबवेंशन स्कीम, एसएचजी के बारे में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, जो नाबार्ड के फंड है मेनली वो आपको पढ़ने हैं। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड हो गया, जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट फंड है, लीड बैंक स्कीम है, सर्विस एरिया, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट मॉडल है, मुद्रा, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनके बारे में पढ़ना होता है थोड़ा थोड़ा कि ये क्या है, कमर्शियल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स क्या है, ये पढ़ना होता है आपको। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कई बार स्टैटिक क्वेश्चन। एमएसएमई रिलेटेड, एमएसएमई की डेफिनेशन, लेटेस्ट अनाउंसमेंट है तो कुछ वो पढ़नी होती है। ठीक है, फिर आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड के बारे में, हाइलाइट्स ऑफ न्यू लेबर कोड के हाईलाइट पढ़ लेना, ईपीएफ, ईएसआई स्कीम, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के बारे में, जो रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है और ये इंस्टीट्यूशन है, इनके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि इस साल भी अगर देखोगे डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन था आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। फिर हम कमीशन एंड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, ओबीसी से रिलेटेड जो फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस हैं और कमीशंस हैं वो पढ़ते हैं। बाकी ये पॉलिटी भी कुछ पार्ट है, तो ये देखो कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी हैं, उससे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, डिस्क्रिप्टिव के लिए आते हैं, जैसे कि माइग्रेशन है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं आता है जनरली। माइग्रेशन हो गया, मल्टीकल्चरिज्म हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ये सब आपका डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल जो पढ़ने होते हैं फंडामेंटल राइट्स से, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, और आर्टिकल से क्वेश्चन आया भी था आपका, फेज 2 में भी आया था एक क्वेश्चन, फेज 1 में भी पूछा गया था। ठीक है, फिर जो करंट है उसकी सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है, तो करंट में हम पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड माइन है आपकी पीआईबी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और जो स्कीम्स हैं वो इन मिनिस्ट्रीज की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये भी दी गई है पीआईबी में आई है। पीआईबी में जो भी स्कीम्स आई गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लास्ट 4-5 मंथ की जो पैटर्न है आजकल आईबीपीएस का वो रहता है कि जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वहां से पूछा जाता है। ठीक है, आईआरडी का कोई नोटिफिकेशन का भी कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फूड सेक्टर, ये सब जो स्कीम्स की हैं मिनिस्ट्री, उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी होती है, लेटेस्ट आरबीआई के सर्कुलर्स भी जो 3-4 महीने के वो पढ़ने होते हैं। नाबार्ड का कोई सर्कुलर है तो वो पढ़ना होता है। इकोनॉमिक सर्वे के ये चैप्टर जहाँ पे इकोनॉमी के बारे में दिया गया हो, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर के डेवलपमेंट्स है, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट है, इंडस्ट्री के बारे में जो अपडेट है जिस चैप्टर में, इंडस्ट्री मतलब एमएसएमई के बारे में। फिर अगर हम ये चैप्टर और है जिसमें क्लाइमेट के बारे में, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ये है आपका। फिर बजट पूरा पढ़ना होता है आपको, जो बजट स्पीच होता है, और स्कीम्स का लोकेशन है इंपॉर्टेंट, वो पढ़ना होता है। फिर लेटेस्ट जीडीपी रिपोर्ट्स है, एनएसओ की आती हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की आती हैं। फिर इकोनॉमिक सर्वे से जो सेक्टरियल जीडीपी की बात करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर में भी ब्रेकअप दिया होता है, कई बार पीआईबी में भी आता है। जहाँ पे भी ये सेक्टरियल जीडीपी की बात हो रही होती है वो सेम एमएसएमई का जो है डेटा, एक्सपोर्ट,
जीडीपी, ये सब जो है आरबीआई गाइडलाइंस जो हमने पहले भी बताया था मैंने, ये सब स्कीम्स हैं आरबीआई की, ठीक है। ये पीएसएल, केसीसी, पीएसएलसी, इंटरेस्ट सबवेंशन, एनआरएलएम, लीड बैंक स्कीम, एसएचजी, लिंकेज, आरआरबी और भी कोई भी जो भी आपकी रूरल एरिया से रिलेटेड स्कीम्स होंगी वो इंपॉर्टेंट है। फिर आपका रिपोर्ट्स, जीडीपी रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो भी करंट में रिपोर्ट आई है, कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है फेमस, यूनेस्को, यूनिसेफ या कोई भी सोशल इशू से रिलेटेड रिपोर्ट है रिलेटेड टू द इंडिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्लस में ग्लोबल लेवल पे कोई भी रिपोर्ट आई है जो फेमस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की है तो वो इंपॉर्टेंट है। जीडीपी प्रोजेक्शन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल हंगर, जेंडर गैप, ग्लोबल रिस्क, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन, जैसे ग्लोबल वेज रिपोर्ट हो गई। ये तो टेंटेटिव लिस्ट है एक तरह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जिस साल की भी है, ऐसा नहीं है, किसी भी साल में आप ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, किसी भी साल की रिपोर्ट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन, डब्ल्यूटीओ समिट है, लेटेस्ट सीओपी है। अगर और भी कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है फेमस इंटरनेशनल, XYZ रिपोर्ट से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। फिर हम नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है, फिर आपका एसडीजी इंडेक्स है नीति आयोग का, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन अगर रिसेंट में आया है, एजुकेशन की रिपोर्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, मैटरनल मॉर्टेलिटी रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बेसिक्स जो इंपॉर्टेंट फिगर्स है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, पहले भी ये पीडीएफ हम कोर्स में भी दे देंगे, टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, इस तरह के जो इंडेक्स अगर न्यूज में है या रिसेंट में रिलीज किए गए हैं, जैसे फिजिकल आपका लीड इंडेक्स है, परफॉर्मेंस ग्रेडियंट इंडेक्स है, पीएलएफ सर्वे है, जीडीपी रिपोर्ट बाय एनएससी, एफडीआई के फिगर्स हैं, जीएसटी के फिगर्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फिगर्स हैं, ये सब पीआईबी में भी आता है आपका, ठीक है। सारा का सारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट फिगर एपीडी एमपीडी की वेबसाइट पे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स है, प्लस में मेरीन के जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटा है वो इम्पोर्टेंट है। सीपीआई, आईआईपी, आईईसी, डब्ल्यूपीआई भी आ गया इसमें, डब्ल्यूपीआई भी रह गया। इसका लेटेस्ट डेटा रहता है वो पढ़ना होता है आपको, हर मंथ का नहीं पढ़ना होता। जीडीपी डेटा इकोनॉमिक सर्वे से पहले भी बात की थी। सेक्टरियल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी भी पहले मैंने इकोनॉमिक सर्वे से बताया है कि ये न्यूज में है, अगर पीआईबी में तो वहां से पढ़ लो, अदरवाइज इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ लो। नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की रिपोर्ट के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ही पढ़ने होते हैं, पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी होती। नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट से भी बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं इनसे, और जनरली करंट अफेयर में भी चीजें वो कवर हो जाती हैं जो यहाँ पे न्यूज में होती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री में भी जो लेटेस्ट डेटा होता है वो जनरली वो एक अलग से भी इनकी रिपोर्ट आती है। एनिमल हस्बेंड्री के स्टेटिस्टिक्स आते हैं, एग्रीकल्चर के स्टेटिस्टिक्स आते हैं, तो वहां से भी कवर हो जाता है। एग्री सेंसस, लाइवस्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस, नाफिस सर्वे है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स है, वेरियस रिवोल्यूशन है। देखो पर कैपिटल अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, जनरली फूड ग्रेन, एग, मिल्क एक्सेट्रा। इंडिया के जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, आईएनडीसी की बात करें, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के जो एस्टिमेट्स आते हैं, हॉर्टिकल्चर एरिया प्रोडक्शन, और एरिया भी आता है हमारा फूड ग्रेन एरिया अंडर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर एरिया प्रोडक्शन वो भी आता है। पीआईबी में स्पेसिफिकली एमएसपी के जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो है, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, एरिया अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये वेटेज है जो इंपॉर्टेंट कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में जो भी आपका सिलेबस दिया गया है नाबार्ड का वो आपको पूरा पढ़ना है, उस टॉपिक्स के अंडर में क्या क्या पढ़ना है सब दिया गया है, वही चीजों को स्टिक करके रखना है आपको। जैसे हर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, जैसे कि और बहुत सारा अगर आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करोगे अच्छे से तो देखना कि नाबार्ड में या आरबीआई में किसी भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पैटर्न रिपीट होता है। देखोगे ना ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पे कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग सिस्टम है, वहां से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी में एग्रीकल्चर की ब्रांचेस की डेफिनेशन पे कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। सीड विलेज, सीड प्रोडक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार रिपीट भी हुए हैं, ठीक है। वेदर पैरामीटर, क्रॉप वेदर एडवाइजरी, यहाँ से भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, मतलब पिछले अगर 5-6 सालों की बात करें। सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, मेजर सोइल टाइप, सोइल फर्टिलिटी, सोइल इरोजन, सोइल कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, यहाँ से हर चैप्टर से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। और जो वेटेज जिनकी ज्यादा थी वो मैंने बताया ही है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो ज्यादा हैं।
जिनकी वेटेज है। एनिमल हस्बेंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने जो भी एग्जाम रिलेवेंट इंपॉर्टेंट है वो कवर किया है। ठीक है, फिर आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आ गया, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, इकोनॉमी क्लाइमेट चेंज में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आपका पीडीएफ हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, वहां पे मिल जाएगी आपको ये पीडीएफ। ठीक है, जो सिलेबस दिया है नाबार्ड ने एआरडी का, आपको वो पढ़ना है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, सब टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। फिर फिशरीज कमेटीज टू सेटअप पंचायती राज सिस्टम, पंचायती एक्सटेंशन एक्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर अलाइड जीवीए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारा पढ़ना है। ठीक है, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट्स का डेटा है वो पढ़ना है। फिर आता है आपका फ्लैगशिप स्कीम पढ़नी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, जिसमें एमजी नरेगा, पीएम आवास योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ऐसे करके ना, पीएम ग्राम सड़क योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन, संसद आदर्श ग्राम योजना, स्वामित्व स्कीम आरजीएस से, ये सब देखो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। जल शक्ति में जैसे गोवर्धन नेशनल मिशन, क्लीन गंगा आपकी सही योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2, जल जीवन मिशन। और यहाँ ये स्कीम्स ऐसी हैं फ्लैगशिप स्कीम्स, ये बार बार पीआईबी में न्यूज में रहती है और यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो स्कीम्स हैं, ये देखो, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम लिंक होगा वहां शेयर हो जाएगी। इक्लो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ट्राइफेड ट्रम लोन स्कीम, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, फॉरेस्ट राइट एक्ट, पीएम जनजातीय विकास योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी पीएम जनमन वेंचर कैपिटल फंड स्कीम, नेशनल सिकल सेल, धरती आबा, नेशनल कमीशन, शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस आदि कर्मयोगी अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, उसकी स्कीम्स है मेनली, बाकी स्कीम से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कई बार। ठीक है, फिर आपका आता है स्किल डेवलपमेंट की स्कीम इंपॉर्टेंट होती है, वुमेन चाइल्ड की इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। हाउसिंग अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस बार भी पूछा गया था क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ ये पीएम विद्या लक्ष्मी पूछा गया था, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम से क्वेश्चन आया था। आई थिंक फेज 1 में उल्लास स्कीम से क्वेश्चन आया था, पीएम उषा जैसे। ठीक है, लेबर एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं स्कीम्स के। एमएसएमई की स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार स्कीम के क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेसिफिकली जो स्कीम पीआईबी में है वो तो करनी ही है। कई बार आपके क्वेश्चंस हैं जो आपकी पीआईबी में नहीं भी है, बट फ्लैगशिप स्कीम है तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यहाँ से जैसे पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, इस स्कीम से क्वेश्चन फेज 2 में इस साल पूछा गया था, तो ये स्कीम भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, प्लस में नाबार्ड से रिलेटेड जैसे कि आपकी रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति, सोशल जस्टिस, ये सब चीजें भी, ट्राइबल्स हैं, ये भी मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, ये सब से क्वेश्चन आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अगेन इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी पीएम सूर्य घर बिजली योजना, कुसुम स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के लिए जो स्कीम्स है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की, ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार एक स्कीम क्वेश्चन, क्योंकि ना आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। डिस्क्रिप्टिव का आपको पैटर्न पता ही है, नाबार्ड का फेज 2 का पैटर्न, ईएसआई एआरडी का ऑब्जेक्टिव आएगा 50 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव भी 50 मार्क्स का। फिर एक इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव होगा, वो आपका 100 मार्क्स का। तो ये 200 मार्क्स आपका डिसाइड करता है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, 10 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें मोस्टली स्कीम आती है, और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी कई बार स्कीम पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये है, इसलिए आपको स्कीम्स को, और एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की स्कीम्स तो स्पेसिफिकली आपको जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स है वो सारी पढ़नी पड़ेंगी, यू कैन नॉट स्किप। फिर कुछ मिसलेनियस स्कीम्स है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, पीएम डिवाइन स्कीम हो गई, मिस्टी स्कीम हो गई, पीएम जीवन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी स्कीम्स है।
फिर आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस टॉपिक्स, रोल ऑफ नाबार्ड एंड आरबीआई, नीति आयोग, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एमएसएमई, इंडस्ट्री, रूरल एरिया, लेबर कोड, लेबर वर्कर इश्यूज, रूरल सेक्टर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, मल्टीकल्चरिज्म, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, एजुकेशन, हेल्थ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स। ये सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, यहाँ इतना कर लोगे, डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत है। थीम की तरह तैयार कर लो, हम अपने कंटेंट में थीम की बेस पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं पढ़नेंगे, एक थीम बेस्ड प्रिपरेशन करके चले जाओगे तो उसी से क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका जैसे कि एग्रीकल्चर में टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग, प्रॉब्लम ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, सीड प्रोसेसिंग, सीड प्रोडक्शन, विलेज क्या होता है, प्रिसीजन फार्मिंग, रिमोट सेंसिंग, सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन है, ये क्या होता है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोइल इरोजन, सोइल कंजर्वेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चर फाइनेंस मार्केटिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसी, रूरल क्रेडिट, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, रोल ऑफ केवीके, और आपका जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के मेथड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप मैनेजमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, एमएसपी है, चैलेंज एग्रीकल्चर सेक्टर के जो है फार्म मैकेनाइजेशन पे, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे, पीएसएल, माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड इन्फ्लेशन इंडिया, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू द इंडियन इकोनॉमी, पोवर्टी एंड मेजर्स टू एरेडिकेट पोवर्टी, रोल ऑफ आरआरबीज, माइक्रो फाइनेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, role of rural agri entrepreneurship, soil erosion, informal credit, life sectors role, animal breeding, renewable energy, joint forest management, environmental pollution, reforms post 1991, ट्राइफेड और नाफेड का क्या रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, लैंड रिफॉर्म्स, एमजी नरेगा, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं जो आप पढ़ोगे वो भी पूछी जा सकती है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जैसे इस साल भी बताया था, तो इस साल क्वेश्चन आया था यहाँ से, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एमपीडी, एपीडी, तो ये सिलेक्टिव जो है थीम है आपकी, या मतलब बहुत डायरेक्ट से ही टॉपिक्स हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाहर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ऐसे का क्वेश्चन भी करंट टॉपिक्स या इन्हीं भी टॉपिक्स में से किसी टॉपिक्स पे आपका ऐसे का टॉपिक्स भी आ जाता है। और आपको करना क्या है, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वीक है, क्वांट रीजनिंग वीक है ना, तो आप मान लो आरबीआई में चैलेंज आता है आपको, तो आप नाबार्ड पे फुली फोकस करिए, आप यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है और अपना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और फेज स्कीम्स जो है, गोल्ड माइन है स्कीम्स, अपना पीआईबी पढ़ते रहिए कंटिन्यूसली, अभी से हैबिट बना लो, करंट अफेयर पढ़ने में कोई नुकसान नहीं होता है, और स्पेसिफिकली उनमें स्कीम्स पे फोकस करो, स्कीम्स अच्छे से तैयारी कर लो, एआरडी स्टैटिक को तैयारी कर लो, एक ईएसआई स्टैटिक को पढ़ के रखो एग्जाम आने से पहले, फिर कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता है अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ याद कर रखा है। और मल्टीपल सोर्स की तरफ मत जाना, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करो अच्छे से, सबसे पहले पीवाईक्यूज का एनालिसिस करो, पीवाईक्यूज एनालिसिस करो, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके आप एग्जाम को समझ जाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपका पीवाईक्यूज एनालिसिस, फिर ये सब टॉपिक्स को फॉलो करना होता है। फिर ईएसआई में जैसे मैंने बताया कि स्टैटिक टॉपिक्स है उन पे फोकस करना है, करंट के किन टॉपिक्स पे फोकस करना है आपको, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है, ठीक है। तो ये सब है। और सबसे पहले ईएसआई एआरडी का स्टैटिक पढ़ लो, डेली का रूटीन बना लो कि आपको ईएसआई का एक चैप्टर एआरडी स्टैटिक कवर करते जाना है डेली, ठीक है। एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, फिर जैसे चैप्टर खत्म हो जाए उस चैप्टर के एमसीक्यू जरूर करो, एमसीक्यूज नहीं करोगे तो प्रैक्टिस याद नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू करते जाना है। करंट अफेयर का रूटीन बना के रखो कि एटलीस्ट पीआईबी पढ़ते रहो अभी के लिए, पीआईबी में जो स्कीम्स आ रही हैं स्पेसिफिकली उनको पढ़ते रहो, पीआईबी में जो भी स्कीम्स आ रही, इतना पुराना वैसे आता नहीं है करंट अफेयर, लास्ट 4-5 मंथ का ही करंट अफेयर आता है, पीआईबी आता है 4-5 मंथ्स, कभी का पेपर उठा के देख लो 4-5 मंथ से पहले के बहुत रेयर क्वेश्चंस होंगे, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा मंथ के करंट अफेयर पे, ठीक है। बजट आपका अपलोड हो गया है कोर्स में, तो बजट पढ़ सकते हो,
बजट इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स लेटेस्ट आएंगी वो पढ़नी है, अभी के लिए मत पढ़ना। रिपोर्ट्स लेटेस्ट जो ऐड हो जाएंगी, अभी पुरानी वाली रिपोर्ट पढ़ने का फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। बजट हाँ, आपके अगले साल तक के लिए बजट अभी सेम रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे के भी चैप्टर डिटेल में अभी अपलोड हो जाएंगे, वो पढ़ लेना। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स बाद में पढ़ना, ठीक है। ये अपना कंटिन्यू रखो। EIB की स्कीम्स अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज ESI प्लस में स्कीम्स फिर आपकी कोशिश करना कि पहले ESI स्टैटिक खत्म कर लो, फिर स्कीम्स अपना स्टार्ट कर देना। स्कीम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो भी कोई बिगिनर है और आराम से कवर कर सकता है, अभी एनफ टाइम है। तो थैंक यू एवरीवन। एंड देखो सेकंड हाफ में ही आता है जनरली, और कोई भी नोटिफिकेशन का अपडेट आएगा हम डेफिनेटली शेयर करेंगे। अभी कोई अपडेट नहीं है कि कब आएगा। IRDA का मैंने बताया था कि अभी IRDA का अभी चेयरमैन के पास ही है, अप्रूवल नहीं हुआ है। कैंसिल की रूमर्स हैं अभी, वो सब रूमर्स ही हैं, अभी कुछ भी किसी के पास अपडेट नहीं है। कोई भी अगर अपडेट आती है डेफिनेटली वी विल शेयर। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चंस हो तो। देखो आकाश जैसा सर की मोस्टली ठीक रहते हैं, इन्फॉर्मेशन हमेशा सही रहती हैं। और मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा, देयर इज़ नो अपडेट एज ऑफ नाउ। मेंस का रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं है, जनरली रिजल्ट को हम ट्रैक नहीं करते हैं, ठीक है। आ जाएगा, जो स्टैंडर्ड पैटर्न है 1 मंथ तो लेता ही है नाबार्ड, 1 मंथ से थोड़ा डिले भी हो सकता है क्योंकि मल्टीपल एग्जाम चल रहे हैं। और RBI ग्रेड बी का नोटिफिकेशन इस बार जल्दी आएगा, वी कैन एक्सपेक्ट इन अप्रैल एंड और मई के अंदर में हम RBI का नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार। तो अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। एग्ज़ाम डेट मैंने बताया था कि मिड ऑफ जून से लेके मिड ऑफ जुलाई के बीच में कभी भी हो सकती है, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी आई विल डेफिनेटली शेयर। पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट मत करिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड गुड नाइट।